नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कृषि समाचारों के आज के अंक में। सबसे पहले नजर आज की खास खबरों पर। कृषि क्षेत्र में प्रगति से होगी भारत की आर्थिक प्रगति। बेमौसम बारिश से पान का बिगड़ा स्वाद। यूरोप और अमेरिका के लिए चीनी निर्यात के नियमों में ढील। कमजोर मानसून से कृषि जिन्सों में तेजी। गन्ना भुगतान न करने पर नहीं मिलेगा लाइसेंस और मानसून पर आशंका के बादल। अब समाचार विस्तार से। अगर कृषि क्षेत्र में प्रगति होती है तो हमारे गांव में क्रय शक्ति बढ़ेगी और इससे भारत की आर्थिक प्रगति बढ़ेगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि भारत की अर्थव्यवस्था शायद एकमात्र अधिकांशतः कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है, जिसमें कृषि और किसानों पर बहुत कम ध्यान दिया जाता है। स्वतंत्रता से लेकर अब तक हमने किसानों को उनके कौशल की उन्नति को, तकनीकी उन्नयन को पर्याप्त महत्व एवं वित्त पोषण नहीं दिया है। इसलिए भारतीय किसान अभी भी प्रकृति की कृपा पर निर्भर हैं। प्रधानमंत्री के अनुसार हमारी आधी से अधिक जनसंख्या कृषि संबंधी गतिविधियों में लगी हुई है, लेकिन कृषि का सकल घरेलू उत्पाद अभी भी लगभग 15% है। क्या हम किसानों को नवीनतम तकनीक, नवीनतम ज्ञान और आसान वित्त पोषण से सशक्त बनाकर इस परिणाम को और बेहतर नहीं बना सकते? बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि के चलते उत्तर प्रदेश में पान की पूरी फसल बर्बाद हो गई है। सूबे में खान पान और परंपरा से जुड़े पान के लिए अब मध्य प्रदेश, ओडिशा और बांग्लादेश से आने वाले पान के पत्तों का सहारा है। फसल बर्बाद होने से पान खाने का शौक भी कुछ महंगा पड़ने लगा है, क्योंकि पान के पत्ते की कीमतों में पिछले 2 हफ्तों के दौरान जबरदस्त उछाल हुई है। पान के खेतों में बर्बादी के मंजर का आलम इस बात से लगाया जा सकता है कि नए सिरे से फसल लगाने के लिए किसानों को पान की लताएं तक नहीं मिल रही हैं। पान की फसल पर दो तरफा मार पड़ी है। एक तो जनवरी फरवरी की कड़कड़ाती सर्दी में पड़े पाले ने पान को नुकसान पहुंचाया और रही सही कसर फरवरी और मार्च में हुई बेमौसम बारिश ने पूरी कर दी। उत्तर प्रदेश पान विक्रेता संघ की माने तो इसके चलते किसानों को लगभग 150 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इस समय पूरे प्रदेश में मध्य प्रदेश से आने वाले देसी महोबा पान का पत्ता सबसे ज्यादा बिक रहा है। राजधानी में पान के पत्तों के थोक बाजार पान दरीबा में कहीं स्थानीय पान नहीं मिल रहा है। आमतौर पर 50 रुपए ढोली बिकने वाला महोबा पान इन दिनों 100 रुपए के ऊपर बिक रहा है। मगही पान 300 रुपए से बढ़कर 600 रुपए ढोली, तो सफेद रंगत वाला जगन्नाथी पान 800 से 1000 रुपए ढोली बिकने लगा है। सरकार ने यूरोपीय संघ और अमेरिका को चीनी निर्यात के नियमों में ढील दी है, जिसके तहत कोई भी व्यापारी या इकाई भारत से इन दोनों बाजारों में शुल्क दर कोटा व्यवस्था के तहत चीनी का निर्यात कर सकेगी। निजी चीनी मिलों के संघ इस्मा ने इस निर्णय का विरोध किया है और इस पर पुनर्विचार किए जाने की अपील की है। TRQ व्यवस्था के तहत संबंधित वस्तु को रियायती दर पर एक सीमित मात्रा में निर्यात किया जा सकता है। उसके अधिक मात्रा में निर्यात पर शुल्क की अपेक्षाकृत ऊंची दर लागू होती है। इससे पहले सरकार ने 2 चीनी संघों इस्मा व NFCSF द्वारा गठित इंडियन शुगर एक्जिम कारपोरेशन को यूरोपीय संघ व अमेरिका को TRQ के तहत चीनी निर्यात की अनुमति दी थी। इस साल मानसून की बारिश कम रहने के अनुमान से आगामी खरीफ सीजन में कम उत्पादन की आशंकाओं के बीच आज नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज पर वायदा कारोबार में ज्यादातर कृषि जिन्सों की कीमतों में तेजी दर्ज की गई। सोयाबीन की कीमत 3.23% चढ़कर 3,900 रुपए प्रति क्विंटल, चना 2.29% चढ़कर 3,968 रुपए प्रति क्विंटल और चीनी 1.45% उछलकर 2,453 रुपए प्रति क्विंटल पर पहुंच गई। इसी तरह धनिया 3.07% मजबूत होकर 19,544 रुपए प्रति क्विंटल और ग्वार 2.84% चढ़कर 4,920 रुपए प्रति क्विंटल पर बिका। हाजिर बाजार में कृषि जिन्सों की कीमतें बढ़ने के आसार हैं। भारतीय मौसम विभाग ने अनुमान में कहा है कि इस साल दक्षिण पश्चिम मानसून लंबी अवधि के औसत से कम 93% रहेगा, जिसमें 5% घटत बढ़त हो सकती है। रोचक बात यह है कि मौसम विभाग ने 3 संभावनाएं जताई हैं। उसने कहा है कि सामान्य मानसून की संभावना 28% और सामान्य से कम की 35% और अल्प रहने की 33% संभावना है। हालांकि मौसम विभाग ने अल नीनो की आशंका खारिज की है।
सरकार ने उचित एवं लाभकारी मूल्य का भुगतान नहीं करने वाली चीनी मिलों को अगले पेराई सीजन के दौरान परिचालन करने के लिए लाइसेंस न देने का अहम फैसला लिया है। चीनी मिलों पर गन्ना किसानों का करीब 3,148.41 करोड़ रुपए बकाया है। सरकार पहले ही 2,000 करोड़ रुपए के ब्याज मुक्त ऋण की घोषणा कर चुकी है ताकि चीनी मिलें एफआरपी का भुगतान कर सकें। अगर यह पाया गया कि फैक्ट्रियां ऋण की राशि का गलत इस्तेमाल कर रही हैं, उन्हें भी अगले पेराई सत्र में परिचालन करने का लाइसेंस नहीं मिलेगा। भले ही स्पेनिश भाषा में अल नीनो को छोटा लड़का कहा जाता हो, लेकिन भारतीय किसानों पर यह लगातार दूसरे साल बड़ी मुसीबत बनता नजर आ रहा है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार अल नीनो की वजह से इस साल दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान लंबी अवधि में होने वाली बारिश सामान्य की तुलना में 93% रह सकती है। कृषि समाचारों के बाद आइए जानकारी लेते हैं प्रदेश की प्रमुख मंडियों के ताजा मंडी भावों की। मंडी भावों में आज हम सबसे पहले बात करते हैं गेहूं के औसत भावों की। लखनऊ की मंडी में गेहूं 1,450 रुपए प्रति क्विंटल, इलाहाबाद की मंडी में 1,520 रुपए, कानपुर की मंडी में 1,540 रुपए और वाराणसी की मंडी में गेहूं का भाव 1,490 रुपए प्रति क्विंटल रहा। बात अगर चावल के भावों की करें तो लखनऊ की मंडी में चावल 2,050 रुपए प्रति क्विंटल, इलाहाबाद में 2,100 रुपए, कानपुर में 2,030 रुपए और वाराणसी में चावल का भाव 2,100 रुपए प्रति क्विंटल रहा। मूंग की औसत कीमतों की बात करें तो लखनऊ की मंडी में मूंग 7,630 रुपए प्रति क्विंटल, इलाहाबाद की मंडी में 7,750, कानपुर की मंडी में 7,660 रुपए प्रति क्विंटल और वाराणसी की मंडी में मूंग का भाव 7,650 रुपए प्रति क्विंटल रहा। सब्जियों में टमाटर पर नजर डालें तो लखनऊ की मंडी में टमाटर 1,575 रुपए, इलाहाबाद की मंडी में 1,650 रुपए, कानपुर की मंडी में 1,700 रुपए और वाराणसी में टमाटर 1,600 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका। इसी तरह सब्जियों में प्याज के भावों की बात करें तो लखनऊ की मंडी में प्याज 1,475 रुपए प्रति क्विंटल, इलाहाबाद की मंडी में 1,600 रुपए, कानपुर की मंडी में 1,560 रुपए, वाराणसी में 1,580 रुपए प्रति क्विंटल प्याज का भाव रहा। अब एक नजर आलू के औसत भावों पर भी। लखनऊ की मंडी में आलू का भाव 550 रुपए प्रति क्विंटल, इलाहाबाद की मंडी में 570 रुपए प्रति क्विंटल, कानपुर की मंडी में 460 रुपए प्रति क्विंटल और वाराणसी की मंडी में आलू का भाव 550 रुपए प्रति क्विंटल रहा। अब एक नजर परवल की औसत कीमतों पर भी। लखनऊ की मंडी में परवल का भाव 2,170 रुपए प्रति क्विंटल, इलाहाबाद की मंडी में 2,300 रुपए प्रति क्विंटल, कानपुर की मंडी में 2,460 रुपए और वाराणसी की मंडी में परवल का भाव 2,240 रुपए प्रति क्विंटल रहा। फलों में सेब के भावों पर गौर करें तो लखनऊ की मंडी में सेब 6,500 रुपए, इलाहाबाद की मंडी में सेब 6,450 रुपए, कानपुर की मंडी में 6,670 रुपए और वाराणसी की मंडी में सेब का औसत भाव 6,600 रुपए प्रति क्विंटल रहा। मौसमी की मंडी में मौसमी 1,820 रुपए प्रति क्विंटल, इलाहाबाद की मंडी में मौसमी 1,950, कानपुर की मंडी में 1,870 और वाराणसी की मंडी में मौसमी का औसत भाव 1,900 रुपए प्रति क्विंटल रहा। तो ये थे आज के कृषि समाचार और मंडी भाव। अगले अंक में हम फिर आपके लिए लेकर आएंगे कृषि जगत से जुड़ी नई नई जानकारियां और मंडी भाव। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार। और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र न कर गोलू की अम्मा,
अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ शामू भैया, सरकार कह रही है पूर्वी भारत में भी दूसरी हरित क्रांति आएगी। अरे ये तो पंजाब और हरियाणा में हुआ था, यहाँ तो अनाज की पैदावार अब भी कम है। सरकार की बातों में कुछ तो दम होगा। आखिर यहाँ बारिश 3 गुना होती है। चलो वैज्ञानिक का नंबर मिलाते हैं। अरे वाह, आ गए। नमस्ते सरपंच जी। हाँ भाई, उपजाऊ जमीन की कीमत को पहचानो। जरूरत है सिर्फ सही किस्म और तकनीक अपनाने की। पूर्वी भारत में सरकार कम गहरे नलकूप और बोरवेल के निर्माण के लिए सहायता दे रही है। लेकिन सरकार से और मिलेगा क्या? भरपूर मदद, जमीन की तैयारी से लेकर फसल की कटाई तक तकनीकी सलाह। 1000 हेक्टेयर के सैकड़ों क्षेत्रों में चावल और गेहूं के खास प्रदर्शन भी चल रहे हैं। अरे वाह, फिर तो हमारे खेत भी लहला उठेंगे। क्या ये सपना सच होगा? हाँ जरूर, पूर्वी भारत अब हरित क्रांति का अग्रदूत होगा। आओ हम सब मिलकर कदम बढ़ाएं। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में, बागवानी मिशन, हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट। सभी दर्शक किसान भाइयों को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। किसान भाइयों, हमारी फसलों से बेहतर उत्पादन हो, इसके लिए आवश्यक है हमारी मृदा स्वस्थ हो, और मृदा के स्वास्थ्य की जांच के लिए हमको मिट्टी के नमूना लेकर उसकी जांच करवानी पड़ती है, ताकि मिट्टी के हमें सही जानकारी पता चले, कौन कौन से पोषक तत्व हैं उनकी भी जानकारी हो। इसकी जानकारी हम समय समय पर आपको अपने कार्यक्रम में देते रहते हैं। आज भी बात करेंगे विस्तृत मृदा परीक्षण के संबंध में, और आपको जानकारी देने के लिए हमारे विशेषज्ञ हैं उप कृषि निदेशक बस्ती मंडल डॉक्टर SK दुबे जी। आपका स्वागत है डॉक्टर साहब सभी दर्शक किसान भाइयों की तरफ से। डॉक्टर साहब, मृदा परीक्षण आवश्यक है, हम अपने किसान भाइयों को बताते भी रहते हैं, लेकिन विस्तृत बात करने से पहले हम जानना चाहेंगे, हमारे किसान भाई भी जानना चाहेंगे कि क्यों मिट्टी की जांच की जाए, इसके बारे में क्या आप बताना? अरुण भाई, ऐसा है कि कोई भी फसल जो हमारे किसान भाई, चाहे वो खरीफ की हो, रबी को हो, जायद को हो, उसके लेने से पहले ये बहुत आवश्यक है कि मृदा की स्वास्थ्य क्या है, उसमें जो हमारे पोषक तत्व हैं उसकी उपलब्धता क्या है। अगर उसकी सही जानकारी हो जाएगी तो जो फसल हमारे किसान भाई लेने जा रहे हैं उसमें कितनी मात्रा में नाइट्रोजन, कितना फास्फोरस, कितना पोटास हमको डालना चाहिए, ताकि संतुलित मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग हो सके। इसलिए मिट्टी की जांच कराना किसानों के लिए बहुत ज़रूरी है। जी, इसके बाद ही डॉक्टर साहब बात आती है कि हमारे किसान भाई लगातार फसल बोते रहते हैं, कटाई होती रहती है, तब निर्धारित एक समय की बात आती है कि कब किया जाए मृदा परीक्षण, क्या सही समय क्या होगा? हमारे किसान भाइयों को बहुत विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है कि कभी भी खड़ी फसल में हमारे मृदा का नमूना लेके और परीक्षण हेतु न भेजें। अच्छा। हर समय जब फसल कटाई हो जाए उसके बाद या फसल लेने से पहले, ये 2 समय ऐसे हैं कि इस समय अगर हमारे किसान भाई मृदा नमूने प्रयोगशाला में भेजेंगे, उनका परीक्षण आएगा, वो सही होगा, उसमें जो पोषक तत्वों की उपलब्धता है उसका सही पता लगेगा। यही 2 समय उचित और उपयुक्त होते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, तो बिल्कुल सही समय चल रहा है कि रबी की फसल के बाद अब खेत हमारे खाली होंगे, तो जो किसान भाई मृदा जांच करवाना चाहते हैं तो मिट्टी का नमूना ले सकते हैं। बिल्कुल। क्या विधि होगी इसकी सही नमूना लेने की? एक्चुअली एक तो सबसे पहले 2 चीज़ें इसमें आती हैं, किसान भाइयों को ध्यान देने की आवश्यकता है कि मृदा नमूना कहाँ से लें और कहाँ से न लें। जी बिल्कुल। एक तो जहाँ पर हमारी कोई नाली है उसके पास न लें, कोई पेड़ है उसके पास न लें,
या कहीं गड्ढा या कंपोस्ट पिट है उसके पास से न लें। यहाँ पर यदि नमूना लिया जाता है तो उसमें जो वास्तविकता है उर्वरकता का वो सही पता नहीं लगता है, इससे काफ़ी दूरी से ही नमूना लें। और उन नमूनों को जो एक सिस्टम है लेने का प्रक्षेत्र से, खेत से, उसका ये तरीका है कि हमारे किसान भाइयों को जो विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है कि कोई भी खेत उसके चारों कोने से हम लेंगे। गड्ढे का जो साइज हो गया 6 इंच इंटू 4 इंच इंटू 6 इंच का साइज हो, 4 गुणा 6 इंच साइज में लेंगे। और 2.5 इंच ऊपर से हम खुरपी से, जनरली हमारे किसान भाई खुरपी से बिल्कुल ऊपर से नीचे तक का लेते हैं, परत से ले जाते हैं, जिससे कि बिल्कुल सही नमूना किसान भाई लें और उसका सही परिणाम भी आए। इसके बाद नमूना 4, जैसे एक प्रक्षेत्र को पहले इस चारों कोने से लिया, 20 लिया, फिर उसके एक जो पॉलीथीन है या कहीं बोरा है उस पर उसको मिक्स कर लिया, मिला लिया, कहीं ढेले भी होते हैं बीच में मिला लेते हैं। पिलाने के बाद उसके 4 भाग कर लेते हैं, सामने के 2 भाग निकाल देते हैं। उसके बाद दोबारा हमारे किसान भाई फिर उसको 2 भाग, फिर उसको मिक्स कर लें, फिर उसके 4 भाग कर लें, और इस तरह से प्रक्रिया करते रहेंगे जब तक कि आधा किलो नमूना की मिट्टी की मात्रा न रह जाए। जब आधा किलो रह जाए तो उसके बाद हम एक थैली, जो हमारी कॉटन थैली होगी, उस पर क्या क्या आवश्यक है लिखना। किसान भाइयों को ये बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। कृषक का नाम, हमारी ग्राम कौन सा है, न्याय पंचायत क्या है, विकास खंड क्या है, तहसील क्या है और खसा नंबर, ये उस पर अंकन कर दें। और जो फसल आगे लेना है उनको, खरीफ लेना है, अब चूँकि रबी का लगभग समाप्त हो रहा है, अब जो भी है वो लगभग खरीफ की हमारी तैयारी हो रही। जायद बहुत कम क्षेत्रफल में किसान भाई करते हैं हमारे, तो खरीफ में जो फसल लेंगे उस फसल का नाम, धान है या मक्का है या जो हमारे और फसलें हैं उनसे उनका नाम, उसमें फसल का नाम रहेगा, ताकि जो हमारी रिकमेंडेशन है वो उसी फसल के लिए जो किसान लेना चाहते, जो हमारे किसान भाई लेना चाहते हैं, उसी के लिए हमें रिकमेंडेशन सही प्राप्त हो। डॉक्टर साहब, इसके बाद उर्वरकों के निर्धारण की बात आती है। जांच हो गई है, उसकी रिपोर्ट आ गई है, कैसे उर्वरकों का निर्धारण? उसमें ये था कि हम नाइट्रोजन का जो हमारा सामान्य तरीका है वो ऑर्गेनिक कार्बन होता है। अच्छा। उसमें वो परसेंटेज में हमारा जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड है उसमें जनरली वो प्रतिशत में उसको देते हैं, और ये देखा गया है कि 0.2 ये हमारी न्यून स्तर होता है जी। 0.2 से 0.21 से 0.5 तक हमारा जो है न्यून स्तर है, अति न्यून है, उसके बाद न्यून है, और मध्यम स्तर जो होता है वो 0.5 से 0.8% अगर हमारा है, और जो उच्च स्तर है वो मोर देन 0.5। तो ये 0.5 से लेके 0.8 की जो मृदाएं हैं, ये सामान्य तौर से जिनमें पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन रहेगा, ये हमारा इंडिकेशन आता है परीक्षण में। दूसरा, फास्फोरस और पोटाश बहुत आवश्यक है। फास्फोरस में देखा गया 10 तक केजी पर हेक्टेयर अगर उसमें आता है तो अति न्यून, और 10 से 11 से और हमारा 20 तक केजी पर हेक्टेयर अगर है तो उसका न्यून, और मध्यम हमारा 20 से लगभग अगर मैं जाऊंगा तो उधर जो मोर देन 20 से 40 है, और 40 से ज़्यादा अगर हमारा केजी पर हेक्टेयर है तो वो अति तकनीकी है जिनको किसान भाइयों को। इसी तरह से पोटाश का भी होता है। डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है कि हमारे किसान भाई जो आने वाली फसलें हैं उनसे बेहतर उत्पादन कैसे ले सकते हैं, साथ ही जो नुकसान हो रहा है इसके लिए कैसे उसकी भरपाई भी कर सकते हैं। आपने जानकारियाँ दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान भाइयों, देखिए आपने जानकारियाँ तो प्राप्त की डॉक्टर दुबे जी से कि कैसे हम बेहतर उत्पादन ले सकते हैं मृदा के स्वास्थ्य की सुरक्षा करके। इसके साथ ही अगर नुकसान मौसम की मार से हमारी फसल का नुकसान हुआ है तो भी हम इसकी सरकार द्वारा की जा रही जो प्रयास हैं उनसे भरपाई कर सकते हैं। हम आशा करते हैं कि इन जानकारियों को अपने अमल में लाएंगे ताकि आपको भी आर्थिक आमदनी होती रहे और आपकी फसलें भी आगे और अधिक उत्पादन देने में सक्षम बनी रहें। नमस्कार।
खेती की खबरों के बाद प्रस्तुत हैं मौसम समाचार। बीते दिनों आसमान साफ रहा। दिन का अधिकतम तापमान 31.0 से 40.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18.9 से 24.6 डिग्री सेल्सियस रहा। इस दौरान पूर्वाह्न 7.21 को सापेक्षिक आर्द्रता 52 से 84 और दोपहर बाद अपराह्न 2.21 को 32 से 57% दर्ज की गई। सप्ताह के दौरान दिन में औसत 7.5 घंटे प्रतिदिन धूप खिली रही। हवा की औसत गति 4.8 किलोमीटर प्रति घंटा और वाष्पीकरण की औसत दर 6.8 मिलीमीटर प्रतिदिन रही। सप्ताह के दौरान पूर्वाह्न और अपराह्न को हवा भिन्न भिन्न दिशाओं से रही। इस सप्ताह तापमान बढ़ने की संभावना को देखते हुए किसान भाइयों को सलाह है कि अनाज को भंडारण में रखने से पहले भंडार घर की अच्छी तरह सफाई कर लें तथा अनाज को अच्छी तरह सुखा लें एवं कूड़े कचरे को जला या दबाकर नष्ट कर दें। भंडारघर की छत, दीवारों और फर्श पर 1 भाग मेलाथियान 50 EC को 100 भाग पानी में मिलाकर छिड़काव करें। अगर पुरानी बोरियां प्रयोग करनी पड़े तो उन्हें 1 भाग मेलाथियान व 100 भाग पानी के घोल में 10 मिनट तक भिगोकर छाया में सुखा लें। मूंग के उन्नत बीजों की बुवाई किसान भाई अतिशीघ्र करें। मूंग की उन्नत किस्म पूसा विशाल, पूसा 672, पूसा 9351, पंजाब 6681 बुआई से पूर्व बीजों को फसल विशेष राइजोबियम और फास्फोरस सोलूबलाइजिंग बैक्टीरिया से अवश्य उपचार करें। मौसम शुष्क रहने और तापमान बढ़ने की संभावना को ध्यान में रखते हुए सभी सब्जियों तथा चारा फसलों में हल्की सिंचाई करने की सलाह दी जाती है। सिंचाई सुबह या शाम के समय ही करें। इस मौसम में बेल वाली सब्जियों में लाल भृंग कीट के आक्रमण की संभावना रहती है। यदि कीट की संख्या अधिक हो तो डाइक्लोरवांस DDVP 76 EC 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करें। भिंडी फसल में माइट कीट की निगरानी करते रहें। अधिक कीट पाए जाने पर इथियान 1.5 से 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करें। इस मौसम में भिंडी की फसल में हल्की सिंचाई कम अंतराल पर करें। किसान भाइयों, तो ये थे मौसम समाचार। कुछ और नई जानकारियों के साथ सोमवार को हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।